Hello everyone, welcome in this channel, and this channel is for those students who can't afford the coaching classes. तो यहाँ पे अब बात इस चीज़ पर करना है कि क्या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 का जो एग्ज़ाम है, क्या ये विदाउट कोचिंग निकल सकता है? ये बिना कोचिंग के आप क्या इसको क्रैक कर सकते हैं? इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो मैं कहूँगा कि निकल सकता है और इस पर पूरे स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, ये शॉर्ट चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ये में देखा भी होगा, फिर भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डेडिकेशन पे बात करते हैं कि इज इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक असिस्टेंट कमांडेंट इन 6 मंथ। क्या अभी जो बचे हुए 6 महीने हैं आपके पास, बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, बट क्या ऐसे बच्चे जो आज के डेट पे सोच रहे हैं और 6 महीने में ये क्रैक कर सकते हैं और अपना फाइनल लिस्ट पे नाम देखना चाहते हैं, तो हो सकता है ये, और ये 3 स्टार आपके लग सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि यस, अगर आप में डेडिकेशन है तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट फ्रॉम योर माइंड। अगर आप अपने माइंड से सोच रहे हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहला ये है कि क्या हो सकता है, तो मेरा कहना है हाँ, हो सकता है अगर आप डेडिकेशन से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। और क्या बिना कोचिंग का हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे वही है कि विदाउट कोचिंग इट इज़ पॉसिबल। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे, उस चीज़ पर भी बात करेंगे कि कैसे ये विदाउट कोचिंग भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, या फिर जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये यूपीएससी लेता है, तो थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन इसको कहा ही जाता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो ये 3 स्टार अगर आपको लगाने हैं तो आपको मेरे हिसाब से आज से लगभग हर दिन मिनिमम 6 से 7 घंटा पर डे देना होगा, ठीक है। 6 से 7 घंटा पर डे आज से देना होगा, और एक डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करना होगा। एंड लास्ट 1 मंथ आप कम से कम 10 आवर्स देंगे। लास्ट 1 मंथ जो बचेगा उसमें आप 10 आवर्स का समय देंगे, 10 to 12 आवर्स, अगर आपको 6 महीने में इसको क्लियर करना है। 6 महीना इट मीन्स ये 3 अगस्त को एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। तो आज से अगर मैं पकड़ूँ तो मान के चलिए कि फरवरी में आपको एक सेटअप बनाना होगा, मतलब एक माइंडसेट तैयार करना होगा। माइंडसेट प्रिपेयर करते करते ये थोड़ा सा समय जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड 3 अगस्त, मतलब आपके पास 6 महीना भी नहीं है, मान के चलिए कि 5.5 महीना है, ठीक है। 5.5 मंथ है, जो कि पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा कि यस, पॉसिबल है। बट आपको यहाँ जो 6-7 घंटा है, मुझे लगा 6 महीना है, तो मैं काउंट करके देखा तो 6 महीना नहीं, मान के चलिए आप हर रोज़ 8 आवर्स, 1 घंटा और एक्स्ट्रा देंगे। एंड लास्ट 1 मंथ 10 to 12 आवर्स का एक आपको सीटिंग देना होगा। बस बैठ के पढ़ना ही तो है, ठीक है, पढ़ना ही तो है। वर्किंग एस्पिरेंट थोड़ा सा कम करेंगे, बट आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है बिना कोचिंग के। कोई आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं भी था, जहाँ पे आपको ऑनलाइन कोचिंग 20,000 से लेकर 25,000 तक में मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 500 के लिए सोचना पड़ता है, 500 रुपये, 400 रुपये के लिए सोचना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए, और ऑफलाइन में आपको लगभग 1,70,000, 80,000 के आसपास कोचिंग आपको मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे नोट्स लेना होगा उनका, फिर टेस्ट सीरीज अलग से लेना होगा, बहुत सारे ऐसे लन फन चीज़ है। तो अगर आप ले सकते हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं, तो गो फॉर दैट। अगर नहीं है तो फिर आप इसको ध्यान से सुनें, ठीक है, कि कैसे बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के, बस एक चीज़ होना चाहिए, डेडिकेशन। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है तो आप इस वीडियो को इसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। इसी वक्त आप इसको छोड़ दीजिए और आप दूसरा कुछ कीजिए, ठीक है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है, और मतलब दिस इज़ नॉट अ जॉब, ठीक है। पर सबसे पहले माइंड में ये निकाल लेना कि दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ अ सर्विस फॉर नेशन, ठीक है। ये एक सर्विस है ये एक सर्विस है फॉर नेशन, ठीक है। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो ही ये जॉब ज्वाइन करें, क्योंकि जितना चैलेंजेस आपको तैयारी में लगेंगे, जितना चैलेंजेस आपको प्रिपरेशन के टाइम लगेंगे, उससे 4 गुना चैलेंजेस आप जब जॉब में जाएंगे तब होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे जाना है, और ये एक जॉब नहीं है। ये भी माइंडसेट, मतलब माइंडसेट बना के रखिए कि दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ अ सर्विस फॉर अ नेशन, ठीक है। एक देश प्रेम होना चाहिए, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट।
अब आते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले समझते हैं कि एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में डीवी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, फाइनल मैच। तो पेपर 1 और पेपर 2 रिटन होंगे। पेपर 1 जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, और पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये पेपर कंडक्ट कौन करवाता है? तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इट मीन्स इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि ये कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो यूपीएससी करवा रहा है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि रिटन टेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आते हैं कि इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कि 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए ये 18 सेकंड। 800 मीटर का रेस 3 मिनट 45 सेकंड, एंड मेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। एंड लॉन्ग जंप आपका 3 चांसेस मिलेंगे, 3.5 मीटर, और फीमेल के लिए 3 मीटर, उनको भी 3 चांस मिलेंगे। और शॉर्ट पुट के लिए ये आपका 7.26 kg का 4.5 मीटर फेंकना है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चांस दिया रहेगा, ठीक है। और यहीं से मैं बाहर हुआ था, इस शॉर्ट पुट से मैं बाहर हो गया था। तो वैसा कुछ नहीं है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहा, थोड़ा हर रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ते रहिए ना, हर रोज़ 2 किलोमीटर अभी से दौड़ते रहिए। सुबह को मॉर्निंग में उठ के दौड़ते रहिए, और यहीं से मैं बाहर हो गया था। अब आते हैं, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। देन आप पेपर 1 का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ के आपका मेरिट बनेगा, एंड उसी मेरिट के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सर्विस एलोकेट कर दिया जाएगा। सर्विस के बारे उलझुल बकवास बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका पेपर मतलब जो आपका रिटन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू के मार्क्स से आपके मेरिट बनेंगे। एंड दिस इज द फिजिकल पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। दिस इज अ क्वालिफाइंग नेचर, ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये और इंटरव्यू जो होगा आपका वो 150 मार्क्स का होगा, वो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये आपने समझ लिया। और शॉर्ट पुट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, वहाँ पे फाउल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बता दिया। अब पेपर 1 जो है, यहाँ पेपर 1 जो है पेपर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 में टोटल 125 क्वेश्चन 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 250 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड। एंड पेपर 2 200 मार्क्स के होंगे, जो कि टोटली डिस्क्रिप्टिव। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 250 और इट मीन्स पेपर 1 जो है वो आपका कितना 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो वो आपका 200 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल मार्क्स जो है आपका रिटर्न में वो 450 मार्क्स का, एंड प्लस इंटरव्यू जो है वो 150 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हो गया 450 और 150, 600 मार्क्स आपके, मतलब 600 मार्क्स में आपके क्या बनेंगे? मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 600 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो एक बार देख लीजिए पेपर 1 में क्या है। जनरल, इसका पेपर 1 का नाम जो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, एंड पेपर 2 में जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये पेपर का नेम है। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस में, जो कि यूपीएससी ने दिया है। तो आइए उस सिलेबस को देखते हैं। ये रहा सिलेबस, ये यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहला देख लीजिए पेपर 1 में क्या है। तो मल्टीपल चॉइस रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। और ये जो दिया हुआ है बिटवीन द लाइन्स, ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार सही से देखिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, बात करेंगे इस पूरे सिलेबस पे। तो और पेपर 2 में आपका जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें क्या है आप देख लीजिए। इसमें एसे क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटल 80 मार्क्स। तो आपके टोटल 4 ऐसे रहेंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के, और पर ऐसे 20 मार्क्स। दैट मीन्स ऐसे आपका 20 मार्क्स रहेगा। यू कैन राइट आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जो है वो आपको प्रेसी राइटिंग ये सारे इंग्लिश में करने होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है, तो आज से इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना, पेपर 2 के लिए हम स्पेशल स्ट्रेटेजी अलग से बनाएंगे, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले आज हम लोग पेपर 1 को देखते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट ए में जो था एसे का पार्ट था,
एंड पार्ट बी में आपका कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है एंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल है, जो कि 120 मार्क्स का है। तो आपका 120 पार्ट बी और 80 मार्क्स का ए से, तो जो हो गया आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन अब आते हैं इसके 1 साल का एक कट ऑफ आपको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये कट ऑफ ये हुआ। तो देखिए ये दिखा आपका, ये CAPF का 2021 का कट ऑफ है, ठीक है। ये CAPF 2021 का कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ पर आप देख सकते हैं कि जनरल का जो है वो 117.34, ठीक है, ये 2021 का है। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस रहा था EWS का 110, पेपर 1 का कट ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ 250, ठीक है, आउट ऑफ 250 ये 117 कट ऑफ है। OBC का भी 117.34 लगभग सेम था। अब पेपर 2 का मार्क्स जो है आउट ऑफ 450, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि पेपर 2 का कितना है, मतलब कि 205 से इसको मार्क्स माइनस कर दीजिए तो वो आपको पता चल जाएगा। और टोटल जो इंटरव्यू और आपका पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जो फाइनल मेरिट बना था, मतलब 325 जनरल के लिए गया था, 325 और 305 EWS के लिए और 319 OBC के लिए, SC और ST के लिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विस के उनके लिए थोड़ा सा कम गया था। तो ये था कट ऑफ, मतलब इसके अराउंड 117, मतलब कि आपको लगभग 120 से 130 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। 120 से 130 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, सही करने होंगे। सर 130 क्वेश्चन ये मुंह से निकल गया, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप इसमें कंट्रोवर्सी मत खड़ा कर देना, ठीक है। 125 तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब आपको स्कोर करना होगा एटलीस्ट मान के चलिए कि अगर आपको निकलना है फाइनल मेरिट में, तो मान के चलो कि 130 तक सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि ये 130 स्कोर बनेगा कैसे, ठीक है। ये 130 स्कोर बनेगा कैसे, इस पर बात करते हैं कि 130 आप लाओगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 130 मार्क्स आप लाओगे कैसे, सबसे पहला बात है। तो यहाँ पे हम अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला है पॉलिटी, उसके बाद आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो इतने सारे चीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला देखिए ट्रेंड में कि इससे किसी साल अगर 19 क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी साल 11 क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये कोई एक ट्रेंड नहीं है कि एक ही पैटर्न से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेस कौन दिला सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पॉलिटी के लिए क्या है कि आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, ठीक है, M लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। हिस्ट्री के लिए आप वही सबको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अहिर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अहिर, जिसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है, ओनली NCERT, ठीक है, ओनली NCERT और कुछ नहीं, और मैप, NCERT और मैप। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप NCERT फॉलो करें, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT, ये एक वास्ट सिलेबस है, ठीक है, ये एक वास्ट सिलेबस है। तो इसको थोड़ा सा आप स्किप तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कम पढ़ने से भी चलेगा, ठीक है, सबके लिए दिक्कत होता है वहाँ पे। साइंस, इस पर स्पेशल बात करेंगे। इकोनॉमिक्स तो मैं कहूँगा कि आपको रमेश सिंह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतने मोटे बुक, ठीक है, या संजीव वर्मा। मैं कहूँगा आप कोई भी यूट्यूब पे एक लेक्चर देख लें, ठीक है, या मुरनाल सर के लेक्चर देख लें, या फिर कोई और सर अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, और कम से कम 12 से 15 पेज पे इसका नोट्स प्रिपेयर करें, किसका, इकोनॉमिक्स का 12 से 15 पेज पे नोट्स प्रिपेयर करें। एंड इसके साथ आपको जोड़ना है करंट अफेयर्स एंड बजट, ठीक है, करंट अफेयर्स और बजट से जो रिलेटेड ये है, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए स्पेशल बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए एक ही सोर्स है, वो है हिंदू, ठीक है, द हिंदू, और इसको पढ़ने से आपको पेपर 2 में भी काम आएगा। ये आपको पढ़ना ही होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 क्या आप बिना ये के जा सकते हैं? नहीं, मैंने कहूँगा नहीं, विदाउट रीडिंग आप नहीं कर सकते हैं। एंड आपको फ्री में एक ये बता देता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आपको ऐसे में भी काम आ जाएगा। कुछ ऐसा तो वो सिविल सर्विस के लिए, लेकिन आपको भी काम आ जाएगा, वो है आपका
ओनली आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है, ओनली आईएएस के जो डेली एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं, डेली एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं, आप उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। एंड मिसलेनियस के लिए आप करंट अफेयर्स करेंगे, कुछ डिफेंस से क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ कंप्यूटर वगैरह से, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते आप कर लेंगे, ठीक है। तो कहाँ से क्या पढ़ना है? अच्छा, एक चीज़ है कि 1 बुक 10 टाइम्स वाला रूल में अगर आप तैयारी करते हैं, 1 बुक 10 टाइम्स वाला में तैयारी करते हैं तो आपका होगा सिलेक्शन। अदरवाइज अगर आप गार्बेज जमा करते हैं, हर चीज़ का अगर आपको गार्बेज जमा करने का शौक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स रखना है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स रखना है और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। एंड हिंदू की रीडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो ऐसे लिखने में वो आपका वर्क कर जाए। तो ये सारा बता दिया। अब हम आप बात करते हैं सिलेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं मतलब कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, इस चीज़ का सबसे बड़ा ये है। साइंस का बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने देखा कि कट ऑफ कितना जा रहा था, लगभग 117, इसी के रिगार्डिंग इसी के आसपास कुछ रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। 117 कितना में, आउट ऑफ 250 में। तो अगर आप हर साल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, हमने कहा साइंस और मैथ के अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो साइंस पूछता है, अगर सिविल सर्विस देखेंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी जो सीएससी लेता है, उसका साइंस और इसके साइंस पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये साइंस नहीं पूछते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस में साइंस नहीं पूछते हैं, ये साइंस एंड टेक पूछते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, ये करंट अफेयर पर बेस रहता है। तो क्या आप साइंस एंड टेक पढ़ के इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो मैं सीधा बोलूँगा नो, नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 20 से तो ऊपर क्वेश्चन मतलब रहेंगे। पिछले 5 साल आप ट्रेंड एनालिसिस देख लेना, ठीक है, कि 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, कोई कोई साल 25 प्लस क्वेश्चन भी यूपीएससी में साइंस से पूछा गया है, ठीक है, साइंस से पूछा गया है। एंड मैथ्स में आप मान के चलिए, मैथ्स एंड रीजनिंग में मिला के आपके 15 क्वेश्चन, तो मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है और मैथ रीजनिंग में मान के चलो हर साल 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके यहाँ पे 40 मार्क्स हुए, 40 क्वेश्चन हुआ। और इस 40 क्वेश्चन को अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल 80 मार्क्स हो रहा है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस पर मेहनत करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, 80 में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 70 स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है, 70 स्कोर इजीली कर सकते हो। यहाँ पे मैं 25 मान के चलो, इसको थोड़ा सा और भी घटा देते हैं, 25 क्वेश्चन ना करके चलो इसको ऑन एन एवरेज 22 क्वेश्चन और यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर देते हैं, तो 5 2 7 और 3 37 और 37 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, तो 74 मार्क्स हो रहे हैं। तो भी आप मैं मानूंगा कि 68 to 70 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं। आप पिछले 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस को देख लेना कि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन, और साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है, इम्पॉर्टेंट रोल किस पे, सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लिए करता है, ठीक है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी लेता है उसके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। अगर मैथ्स एंड रीजनिंग, मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा अगर बीटेक होल्डर है तो उनके लिए तो ये क्या बोलूँगा, चेरी ऑन केक वाला जो बात होता है, मतलब फ्रेजेस हो उससे रिलेटेड है कि अगर आप बीटेक वाले होल्डर हैं या कोई साइंस ग्रेजुएट है, देन उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप मान के चलिए कि अगर जितना क्वेश्चन है 100% इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, साइंस एंड मैथ के। तो मैं यही कहूँगा कि आप साइंस को और मैथ को थोड़ा सा समय दो, ठीक है। मैं इस चैनल पर इन्हीं के रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊँगा, साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, साइंस एंड मैथ्स। रहा बात कि आप पॉलिटी को थोड़ा, और एक इजी सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटी, ठीक है, एक है इजी सब्जेक्ट पॉलिटी। तो मेरा मानना है कि इस तरह से आप आसानी से 120 से 130 स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 पर, ठीक है, पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 के लिए हम स्पेशल बात करेंगे कि पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करना है। एंड करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। अदरवाइज आपको एक मंथली मैगजीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो 100% आपको देना है साइंस एंड मैथ पर, 100% देना है। अदर सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा समय देना है। क्यों? क्योंकि साइंस जो है ये क्या करता है कि ईजी है,
ईजी क्यों है? मेरे हिसाब से तो ईजी है, बाकी अदरवाइज दूसरे को नहीं पता कि क्या उनको क्या लगेगा। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग भी ईजी है, और मैथ्स उस लेवल के नहीं पूछते हैं, ना कि वो बैंक लेवल के मैथ्स पूछते हैं, ना बैंक लेवल के मैथ्स तो यहाँ पे नहीं पूछते हुए मैंने देखा है, ठीक है। हाँ, भले ही ये जो सीसेट का पेपर लेते हैं, सीसेट का पेपर लेते हैं सिविल सर्विस में, उस सीसेट पेपर में इनका मैथ का लेवल बहुत हाई रहता है, ठीक है, बहुत हाई रहता है। मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैथ का। तो इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट वाला पेपर रहता है साइंस का, एंड मैथ्स का भी इजी टू मॉडरेट वाला पेपर रहता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट वाला पेपर रहता है मैथ्स एंड साइंस का। तो आप इजीली जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैंने ऑन एन एवरेज माना कि 37 से 40 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या 74 to 80 मार्क्स टोटल हो रहे हैं इनके रिगार्डिंग। आप 68 से 70 मार्क्स, ठीक है, 68 से 70 मार्क्स जो है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं साइंस एंड मैथ पे, ठीक है, साइंस एंड मैथ पे इजीली कवर कर सकते हैं, आसानी से आपका हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप साइंस एंड मैथ को थोड़ा सा ध्यान दो। एंड उसके बाद आपको किस पर ध्यान देना है? तो उसके बाद आपको ध्यान देना है वो है आपका पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। कोई चार सब्जेक्ट ऐसा लो जिस पे आपका पूरा कमांड हो, ठीक है, एंड कोई 4 सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा एवरेज भी रहेगा तो भी आप ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाओगे। पेपर 2 थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड इन द सेंस अगर आपको राइटिंग स्किल ठीक है तो आप कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो निकल जाएगा जो थोड़ा सा दौड़ धूप कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 4 सब्जेक्ट पर फुल्ली कमांड करो, तो मैं कहूँगा साइंस और मैथ पर थोड़ा सा अच्छा से कमांड कर लो, ठीक है, ताकि आप 100% पेपर में क्वेश्चन करके आ सको। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, ये टोटल स्ट्रैटेजी था। अब आप अपना स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं और किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जल्दी से स्टार्ट कर दो। आप सोचने में अभी मैं मानूंगा कि आप 1 से 3 दिन तक समझ लें, और एक अपना स्टडी प्लान ये खुद का, किसी का फॉलो नहीं करना, ठीक है, ये सब गलती करते हैं आप लोग, ठीक है। एंड अपना स्ट्रैटेजी, उसी स्ट्रैटेजी पे टिल एग्ज़ाम तक चलना है, ठीक है, एग्ज़ाम तक उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। एंड देन प्रैक्टिस PYQ ज़रूर बनाना है, ठीक है, PYQ ही सक्सेस आपको दिलाएगा। एंड देन आप एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को आप कर लेना। तो आइए हम थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम CAPF 2021 का पेपर देखेंगे, ठीक है, 2021 का पेपर देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ और साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन ये पूछते हैं, मतलब कि वैसा आसान नहीं, इट मीन्स मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा जाता है मैथ्स एंड साइंस से, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस से। तो सबसे पहले आइए मैथ्स का देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गया ये मैथ्स का क्वेश्चन? तो यहाँ देखिए, है ना, सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, ठीक है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन क्या है, ABC स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000 एंड 12,000। तो A, B और C तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 7,000, इन्होंने किया 8,000 और इन्होंने किया 12,000 से, ठीक है, 12,000 से। आफ्टर अ ईयर B गेट्स, तो एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर B गेट्स 3,200 ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब कि उसका जो प्रॉफिट हुआ एक साल बाद B का, ठीक है, B का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 3,200, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, हमें क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट। तो हमें यह पता है कि
इन्होंने 1 साल के लिए किया तो ये भी 12 मंथ के लिए किया, इन्होंने भी 12 मंथ के लिए किया और इन्होंने भी 12 मंथ के लिए किया। तो यहाँ से ये 12 और ये 12 कट जाएगा तीनों ने, और ये 3 0 इसका, 3 0 इसका और 3 0 इसका। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो, तो इनका जो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट था और ये उनका 12 मंथ का टाइम था। तो ये कट गया, तो कटने से इनका जो रेशियो आया वो 7:8:12 का रेशियो आया। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट का रेशियो में बोल क्या रहा है, बी का प्रॉफिट कितना हुआ था, बी का प्रॉफिट 3200 हुआ था। इट मीन्स 8 का जो वैल्यू है वो 3200 दिया गया। तो 8 यूनिट का वैल्यू 3200 दिया गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3200 अपॉन में 8, और इसको कट कर देंगे तो हमें मिलेगा 400 रुपीज़, 400। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 400 यूनिट। ठीक है, तो हमें बोला टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इन्होंने ए को 7 यूनिट, इसको 8 यूनिट और इसको 12 यूनिट मिला। तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 8 7 15, 15 और 12, 27 यूनिट इनका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, 27 यूनिट जो है इनका टोटल प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 27 यूनिट का वैल्यू 27 × 4, तो 27 4 27 27 54 दूनी 108, 108 और 2 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था किसका, पार्टनरशिप का। ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पार्टनरशिप में पूछा गया है। ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं कि देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एज से जो क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर। तो एवरेज एज ऑफ राज और उसके फादर का जो एवरेज एज है, तो एवरेज मतलब बाई 2 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। ठीक है, 45 ईयर्स मतलब राज और उसके फादर का जो एज का सम है वो कितना हो जाएगा, 90, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ द एज ऑफ फादर एंड द ग्रैंड मदर ऑफ राज, इफ द एज ऑफ फादर एंड उसकी जो ग्रैंड मदर है एंड ऑफ राज आर रिस्पेक्टिवली 2 and 3 टाइम्स ऑफ राज। तो मान के चलो कि राज का एज x है, राज का एज है x है, तो उसके फादर का एज बोल रहा है कि 2 टाइम्स, इट मीन्स उसके फादर का एज 2x होगा, और कहाँ गया उसका 3 टाइम्स उसके ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड फादर का एज कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि राज के एज से उसके पापा 2 गुना बड़े हैं, ना 2 गुना है, और उसके ग्रैंड फादर 3 गुना है। ठीक है, तो बोल रहा है देन एज ऑफ राज ग्रैंड फादर, तो राज के ग्रैंड फादर का एज हमें निकालना है। तो हमें इतना पता चल गया कि राज और उसके फादर का एज का सम कितना है, तो वो है 90। ठीक है, 90 है। तो राज का एज x है और उसके ग्रैंड फादर का एज 2x है। तो ये तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30। x का वैल्यू 30 हो गया, मतलब हमको राज का एज पता चल गया। हमें किसका एज बताना है, तो हमें बताना उसके ग्रैंड फादर का। तो ग्रैंड फादर का एज कितना है, 3x, तो 3 × x का वैल्यू अपन ने निकाला 30, इसमें 90, मतलब उसके ग्रैंड फादर का एज है 90 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आते हैं, अच्छा, और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये सीरीज से है, AP से है। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा पेपर में, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका और मैथ से क्वेश्चन, इससे टोटल 10-12 क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल 10-12 क्वेश्चन होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डुएबल है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B इज 7:10
and the ratio of expenditure is 2:3. If each of A and B saves 1000 rupees per month, then what will be the monthly income of B? तो B का मंथली इनकम कितना है? तो ये क्वेश्चन आसान है, आप खुद ट्राई पहले करना, ठीक है। मतलब मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। जो भी आपने कमाया, ठीक है, जो भी आपने कमाया, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनका जो इनकम है वो 7:10 का रेशियो में दिया हुआ है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 के रेशियो में दिया है। तो इनका सेविंग कितना है, उस हिसाब से आप यूनिट मैथड्स को निकाल के आप आंसर करना कमेंट बॉक्स पे कि कितना आंसर आएगा। और पूरे PYQ में बना दूंगा, बताऊंगा कि कैसे करना है। अब यहाँ पे एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अच्छा, वो तो हमने देखा ऊपर में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉलिटी का देखो। पॉलिटी का क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी व्हिच ऑफ वन फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। इसमें से आपका फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, FR है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट था, बट नाउ टाइम, मतलब इस समय ये जो है, दिस इज़ आवर लीगल राइट, ठीक है। दिस इज़ आवर लीगल राइट। एक मिनट, दिस इज़ आवर लीगल राइट, ठीक है। और इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ पे डाल दिया है? आर्टिकल 300A पे इसको डाल दिया है। एंड राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस इट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मतलब क्वेश्चन इस तरह के हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मतलब इजीली तो नहीं बोलूँगा, मेहनत आपको करनी होगी। बस मेरा ये है कि मैं मोटिवेशन के तौर पर आपको इजीली बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेट रहें एंड आप इसके तैयारी स्टार्ट करें। वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदे हैं जो क्या नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है साइंस से। साइंस का न्यूमेरिकल देखिए कितना आसान पूछा है, ठीक है। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन इनकैंडेसेंट लैम्प इन अ सर्किट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 10 मिलीसेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, NCERT से है आपका। देखिए NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है। NCERT क्लास 10 में आप देखेंगे तो अपन ने पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। हमें Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो आपको I का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1.5 एम्पियर, ठीक है। दिस इज ऑन स्टैंडर्ड यूनिट। एंड टाइम जो दिया वो बोला 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड बोला है तो इसको सेकेंड में चेंज कर लिए, 10 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड ये चेंज हो गया, ठीक है। अपन अब इस पर पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू I इंटू टू। आई का वैल्यू 1.5 इंटू पे 10 इंटू 10 का पावर -3। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जीरो कट गया, तो मतलब 15 इंटू 10 का पावर -3। तो 15 इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर 5 -3 जब जीरो है तो 10 का पावर 3, इट मीन्स 15 अपॉन में 1000। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? 510.0। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपको। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये जो है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी है, व्हिच ऑफ अमंग नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ कौन सा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो सन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है, जुपिटर एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्लानेट है। अगला सवाल आते हैं कि यहाँ ये भी आपका साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कहाँ से? साइंस से है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ है, इसको आप इंग्लिश में देख लेना। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा, इट मीन्स सोलर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल है। पवन एनर्जी भी रिन्यूएबल है। एंड वाटर जो है, जल विद्युत, दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स।
ये नाभिकीय ऊर्जा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहाँ पे एंडोथर्मिक का ये पूछा है, तो बहुत सारा आसान है, आप पढ़े रहोगे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद सारे एनसीईआरटी से रहेंगे। तो आपको रिसोर्स कहाँ से लेना है, मैंने ये बता दिया कि रिसोर्सेज कहाँ से आपको चुनना है। ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ से चुनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दे यार चैनल को। ठीक है, हम इस पे मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस आएंगे एंड कुछ अगर होगा समय तो कुछ अपन पॉलिटी भी देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी को कुछ देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट आप जहाँ से आपको इच्छा करे कर लो। और मैंने रिसोर्सेज बता दिया, उसी को खुद से पढ़ो। ठीक है, एंड पेपर 2 का अलग स्ट्रेटजी आएगा कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और PYQ मैथ्स और साइंस के पूरे करेंगे अपन। ठीक है, PYQ मैथ्स एंड साइंस के पूरे करेंगे पिछले 5 साल के। वीडियो को सपोर्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वैसे बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।